तो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो एचएसएससी का पेपर नंबर सेकंड हम करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमने एचएसएससी के 200 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चला रखी है, जिसमें हमारा आज का सेकंड पेपर है। ठीक है, आज का जो हमारा पेपर होगा एचएसएससी मशीनिस्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंस्ट्रक्टर का आपका पेपर हुआ था। 12/2019 से एडवर्टाइजमेंट नंबर थी और इसमें 12 तारीख को आपका ये हुआ था 2019 में 12 दिसंबर को। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि हिंदी इंग्लिश और यहाँ पे मैथ रीजनिंग तो आपका कॉमन रहता ही है। इसके अलावा जो भी जैसे इसमें रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंस्ट्रक्टर है, तो इस पेपर में इसकी जो थ्योरी वाला जो सेक्शन है उसका वेटेज ज़्यादा था। ठीक है, 50 to 60% आपका इसका था। बाकी अदर पोर्शन जो हरियाणा जीके हो गई, हिंदी इंग्लिश वगैरह ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे हम दोस्तों करते हैं। तो जो भी एचएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे डिटेल में ऑफिशियल आंसर की के साथ आप इन सॉल्यूशंस को कर सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे हिंदी का है हमारा। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द आपको बताना है मुक्ति का। तो भाई बताओ मुक्ति का क्या होता है। छुटकारा होता है, इक्षु होता है, आसव होता है या काल होता है। तो आप सभी जानते हैं कि मुक्ति का मतलब क्या होता है, छुटकारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा है विपरीत, यहाँ पे एक विलोम शब्द यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, मनुष्यता। तो मनुष्यता, जिसमें मनुष्यता होती है, जिसमें मनुष्यता नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको पशुता बोलते हैं। ठीक है, जो पशु जैसा व्यवहार करता है और जो मानव जैसा व्यवहार करता है उसको मनुष्यता बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक वचन आपको बताना है गरीबों। ठीक है, तो गरीबों से गरीब आपका बनेगा और आप सभी जानते हैं गरीब आपका ये है, तो गरीब का क्या हो जाएगा, गरीबों। नेक्स्ट यहाँ पे बहुवचन आपको बनाना है लड़ाई का। ठीक है, तो लड़ाई का जो है लड़ाइयाँ आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें बताओ कौन सी लड़ाइयाँ यहाँ पे आएगा। तो लड़ाइयाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, लड़ाइयाँ। तो इसका ये आंसर लड़ाइयाँ सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि दोस्तों ये सेम ही आपका है। ठीक है, इसमें छोटी ई आएगा लड़ाइयाँ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, छोटी ई आएगा लड़ाइयाँ, लड़ाइयाँ। ओके, तो लड़ाइयाँ जो है आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है मुहावरा आपसे पूछा गया, आंखों से बोलना मीन्स क्या होता है भाई, इशारा करना या फिर शर्मसार होना, विविध आचरण करना या फिर हाव भाव से मन की बात बताना। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आंखों में बोलना मतलब हाव भाव से मन की बात बताना आपका होता है। तो राइट आंसर इसका डी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन है। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला आपका सिनोनिम्स पूछा गया है, बताओ भाई सवे। तो इसका सेम मीनिंग आपको बताना है, इसका सेम मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो स्वे का मतलब होता है ऑक्सीलेट। ठीक है, ऑक्सीलेट, बैलेंस इसमें नहीं होगा, कांस्टेंट भी नहीं होगा और डिसएग्री भी नहीं होगा, तो ऑक्सीलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वर्ड है और प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपके वर्ड पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो स्वे का मतलब होता है ऑसिलेट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन एंटोनिम्स पूछा गया है उल्टा। यहाँ पे प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कुशल होता है, प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, एजुकेट भी नहीं होगा, रेस भी नहीं होगा, अनकंस्ट्रेंड भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होने वाला है इनकॉम्पिटेंट। तो प्रोफिशिएंट का उल्टा होगा इनकॉम्पिटेंट। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ईडियम्स बताने, एक ईडियम्स यहाँ पे पूछी गई है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे हर एग्ज़ाम में एचएसएससी का रहता है, एक सिनोनिम्स, एक एंटोनाइम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आते ही आते हैं। ठीक है, इसके अलावा नरेशन हो गया, ठीक है, प्रीपोजिशन हो गया। तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है एचएसएससी के। वी ईट रेस्टोरेंट मेड फूड वंस इन ए ब्लू मून। तो ये आपको इडियम्स बताना है, वी ईट रेस्टोरेंट मेड फूड वंस इन ए ब्लू मून। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेयरली। ठीक है, वी ईट रेस्टोरेंट मेड फूड मतलब भाई जो रेस्टोरेंट में जो खाना बना हुआ आता है वो हम खाते हैं वंस इन ए ब्लू मून, मतलब कभी कभार। मतलब तो कभी कभार यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेयरली, रेगुलरली नहीं आएगा, विदाउट एनी हेजिटेशन नहीं आएगा, अनविलिंगली नहीं आएगा, इसमें रेयरली आएगा, कभी कभार। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर आपको बताना है।
लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड ए पीस। तो इसमें बताओ क्या आपका हो जाएगा, लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड ए पीस कभी नहीं होता है, ठीक है। सम पीस, शांति जो है, कुछ शांति पाने के लिए हम चर्च में गए। तो लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस, नॉट ए पीस। ए पीस नहीं होता, सम पीस। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका एक वर्ब पूछी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ब का चैप्टर भी आपका इम्पोर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यस थ्रो द बेल वेरी फार एंड द बॉल वेंट अक्रॉस द रोड। तो यस है, उसने थ्रो की बॉल को वेरी फार, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, थ्रो आएगा, थ्रोज आएगा, थ्रू आएगा या थ्रोन आएगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है थ्रू, ठीक है। एंड द बॉल वेंट, तो आप सभी यहाँ पे वेंट से अगर यहाँ पे देखें तो वेंट आपकी दूसरी वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिटिव टेंस में यूज होती है। पूरा टेंस पास्ट इंडेफिनिटिव में है, तो इसमें थ्रो की जो सेकंड फॉर्म है थ्रू आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यस थ्रू द बॉल वेरी फार एंड द बॉल वेंट अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चंस आपका ये है दोस्तों, जीके के किस देश ने आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक सहयोग के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज का गठन करने में मदद की थी। तो किस देश ने की थी, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जापान ने की थी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है, खालिस्तान भारत में निर्मित मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम DRDO कहते हैं, द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया और हाल ही में इसका तीसरा सफल परीक्षण किया गया था। तो यहाँ पे नाग, सर्प, पिनाका या गरुड़। तो यहाँ पे दोस्तों बताओ क्या राइट आंसर इसका रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर है पिनाका, ठीक है। तो पिनाका जो है वो भारत में निर्मित आपकी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और इसको DRDO ने बनाया है और भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया है और इसका तीसरा जो है हमने सफल परीक्षण किया है पिनाका का, ठीक है। तो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है ये, DRDO के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट यहाँ पे जल निकायों में से छलके हुए तेल जैसे प्रदूषकों को निकालने के लिए सूक्ष्म जीव चयापचय के उपयोग को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। बायोडिग्रेशन, बायो रेमेडिएशन, बायो स्टिमुलेशन या बायो रिडक्शन। तो दोस्तों इसमें क्या आंसर होगा, बायो रिमेडिएशन, ठीक है। तो जल निकायों में जो छलके हुए तेल जैसे प्रदूषकों को निकालने के लिए, तो जल जो निकाय हैं वहाँ पे इन प्रदूषकों को निकालने के लिए तेल जैसे जो आपके जो भी प्रदूषक है उनको निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम बायो रिमेडिएशन के नाम से जो है जाना जाता है। तो सूक्ष्म चयापचय का हम यूज करते हैं जिसको बायो रेमेडिएशन के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का, या फिर हम यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का हम कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान एक विशेषता के रूप में नाव की दौड़ का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो नाव की दौड़ का आयोजन जो फेस्टिवल जो बनाया जाता है दोस्तों बताओ कहाँ पे किया जाता है, ओणम, पोंगल, नवरात्रि, रोंगली, बिहू। तो किस उत्सव के दौरान, तो कौन से उत्सव के दौरान हम करते हैं बताओ ये। तो इसका राइट आंसर होगा ओणम, जो कि केरला में होता है, ठीक है। तो इसमें नाव की दौड़ का आयोजन करते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है। तो ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन है दोस्तों। तो हरियाणा का निर्माता या आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट कौन है, यहाँ पे हमारे श्री बंसीलाल जी, ठीक है, हमारे CM जो है पूर्व CM बंसीलाल। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है बनवाली, जिसको हम बनावली भी कह सकते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और ये अपने हरियाणा में कहाँ पे है। तो बनावली जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो फतेहाबाद में। अगला क्वेश्चन 1191 और 92 में दोस्तों दो प्रसिद्ध लड़ाइयाँ अपने यहाँ पे हरियाणा में हुई थी, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये, तो त्रावड़ी नामक जो स्थान जो कि करनाल में आपका पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो लड़ाइयाँ आपकी प्रसिद्ध हुई थी। अगला क्वेश्चन है 33वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2019 में जो हुआ था उसमें सहभागी राष्ट्र कौन सा था। तो 33वें, ठीक है। तो 33वें जो सूरजकुंड मेले में बताओ दोस्तों 2019 में जो सहभागी जो देश है वो आपका थाईलैंड हुआ करता था,
नेक्स्ट यहाँ पे किस वायुसेना अड्डे में CH-47, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आपका है किस वायुसेना अड्डे में CH-47F1FI चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। तो चंडीगढ़, ठीक है, तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे में। नेक्स्ट यहाँ पे खालिस्तान हरियाणा में एक नए रेल कोच नवीनीकरण कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव है। तो दोस्तों यहाँ पे रेल कोच जो कि आपका कारखाना बनेगा यहाँ पे गन्नौर में, रोहतक में, सोनीपत में, बल्लभगढ़ में। इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका ये। तो सोनीपत में आपका क्या है, एक नया जो रेल कोच इसका कारखाना यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अपने हरियाणा में यमुनानगर में भी आपका जो है रेलवे का कोच नवीनीकरण का कारखाना है, रेलवे कोच का कारखाना है, ठीक है। और जो नया जो बनाया जाएगा वो सोनीपत में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे स्वच्छ शक्ति कन्वेंशन जो आपका हुआ 2019 में, जिसमें देश भर के लगभग 16,000 महिला स्वच्छता चैंपियनशिप ने भाग लिया और 12 फरवरी 2019 को खालिस्तान में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों ये आपके आयोजित हुई थी कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। तो स्वच्छ शक्ति कन्वेंशन 2019, इसमें लगभग 16,000 महिला चैंपियनशिप ने भाग लिया था और ये आयोजित की गई थी कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट यहाँ पे 5 मार्च 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में एक योजना स्टार्ट की गई थी दोस्तों, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन प्रदान करेगी। तो यहाँ पे बताओ कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी सीएम के द्वारा। हमारे नौलाल जो खट्टर हमारे सीएम थे उस टाइम, तो मज़दूरों के लिए पेंशन प्रदान करेगी। तो ये जो योजना स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, ठीक है। तो श्रमिकों के लिए यहाँ पे श्रम योगी मान धन योजना स्टार्ट कब की गई थी दोस्तों, 5 मार्च 2019 को, ठीक है। तो 5 मार्च 2019 को स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन या मान धन योजना। युद्ध चरित्र जो है खालिस्तान द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों बताओ ये जो युद्ध चरित्र है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये आपका खुशीराम शर्मा के द्वारा लिखा गया है। हरियाणा जीके का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। युद्ध चरित्र जो है खुशीराम शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है सम्राट हर्षवर्धन ने किस भाषा में नाटक रत्नावली जो है लिखा था। तो ये संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा था दोस्तों। संस्कृत के महान जो है वैज्ञानिक, महान जो है कलाकार आपके ये थे सम्राट हर्षवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक के लिए अशोक भाटिया को पहला हरियाणा साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। तो अशोक भाटिया है, उनको दोस्तों हरियाणा का पहला हरियाणा साहित्य अकादमी। तो ये क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा, पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, अशोक भाटिया को। तो यहाँ पे किस रचना के लिए यहाँ पे दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपकी रचना है समुद्र का संसार। तो पहली जो है हरियाणा साहित्य अकादमी का जो पहला पुरस्कार अशोक भाटिया को दिया गया था, समुद्र का संसार उनकी जो यहाँ पे रचना के लिए। गर्म पानी का जो जलाशय जो शिवकुंड हरियाणा के किस ज़िले में है दोस्तों। तो आप जानते हैं शिवकुंड है जिसे कहा जाता है, लेकिन ये गर्म पानी का जो जलाशय है तो ये गुरुग्राम के सोना में आपका पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो गंधक की मात्रा इसमें ज़्यादा होने की वजह से ये गर्म पानी है, जिससे कि चर्म रोग आपके दूर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे यादवेंद्र जो गार्डन है हरियाणा के किस ज़िले में है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं यादवेंद्र गार्डन हरियाणा के पंचकुला ज़िले में है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है। तो आपने देखा होगा दोस्तों अभी मानसून में काफ़ी बाढ़ आई थी और इसका अतिरिक्त पानी सानिसा झील तक ले जाया जाता है। तो जो बाढ़ लाने का जो कारण बनती है वो मारकंडा नदी है दोस्तों, जो कि आपकी कुरुक्षेत्र के शाहबाद अम्बाड़ा में जो आपकी बहती है, ठीक है, मारकंडा नदी। और इसका जो एक्स्ट्रा जो पानी है वो सनिशा झील में जो है ले जाया जाता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे पंचकुला का कौन सा शहर मुगल गार्डन और HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री के लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों ये बताओ पंचकुला का कौन सा शहर। तो यहाँ पे पिंजौर जो शहर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पिंजौर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना जिसको हम कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फतेहाबाद में है आपकी ये, ठीक है। तो परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर फतेहाबाद में हमारा है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा में पंचायती चुनाव लड़ने के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है। तो पंचायती चुनाव लड़ने के लिए जो सामान्य जो जर्नल कैटेगरी के आपके जो उम्मीदवार है दोस्तों, तो उनके लिए न्यूनतम जो है शैक्षिक योग्यता जो है वो क्या है, तो ये आपकी 10वीं कक्षा पास है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजीव गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, हरियाणा के किस ज़िले में है और जो पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने वाला संस्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये हरियाणा जीके का। तो ये इसका राइट आंसर होगा करनाल में। ठीक है, तो करनाल में क्या है, करनाल में राजीव गांधी के नाम से एक अपने स्टेट का इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है। ठीक है, जिसको हम राजीव गांधी पंचायती राज और सामुदायिक विकास संस्थान कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका करनाल में आपका है। और यहाँ पे क्या होता है, पंचायती राज संस्थानों के जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको ट्रेनिंग यहाँ पे मिलती है दोस्तों। ठीक है, राज्य के राज्यपाल खालिस्तान की सहमति से जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त करते हैं। तो राज्यपाल है किसकी सहमति से जिला के मजिस्ट्रेट को नियुक्त करते हैं, तो आप सभी जानते हैं राज्यपाल लेगा किससे परमिशन, तो यहाँ पे राज्य की जो मंत्री परिषद है उससे सलाह लेके जो है जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त करता है। हरियाणा का खालिस्तान शहर दुनिया में सोडी यान का सबसे बड़ा केंद्र है। तो भाई बताओ सोडी यान जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, पंचकुला में, पानीपत में, कहाँ पे होती है। तो सोडी जो यान है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा पानीपत में। पानीपत सोडी यान के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। हरियाणा का रेवाड़ी ज़िला किस पारंपरिक धातु कार्य के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो रेवाड़ी जो ज़िला है दोस्तों ये आपका तांबे के खाना पकाने के बर्तन या पीतल के बर्तन तो इसमें जो पीतल के जो बर्तन हैं उसके लिए जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमारा रेवाड़ी। नेक्स्ट यहाँ पे किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो अभी कंप्यूटर का आगे क्वेश्चन दोस्तों, तो सेंट्रल जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा हरिकेन कहा जाता है हमारे श्री कपिल देव जी को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा के किस त्यौहार में पवित्र सरोवर, सन्निध सरोवर और ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल में स्नान करने का अनुष्ठान या रिवाज है। तो दोस्तों यहाँ पे बताओ किस त्यौहार पर जो सन्निहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर, ठीक है, ये हमारे पवित्र सरोवर हैं, सन्निहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर, तो यहाँ पे स्नान करने का रिवाज है। तो किस उत्सव पर हम करते हैं, तो दोस्तों ये गीता जयंती जो है महोत्सव जब होता है तो इस टाइम हम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन 39 है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कौन सा घटक आवश्यक है। तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए जो है मोडेम, डीवीडी, यूएसबी, तो मोडेम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोडेम हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। असंगत यहाँ पे बताना है आपको टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल और मुक्केबाजी। तो इसमें बताओ दोस्तों क्रिकेट, फुटबॉल, मुक्केबाजी, टेनिस, तो कौन सा जो है असंगत यहाँ पे रहने वाला है। तो इसमें जो मुक्केबाजी है वो आपका रहने वाला है, क्योंकि मुक्केबाजी रिंग में खेला जाता है, ये ग्राउंड इनका होता है क्रिकेट, फुटबॉल और यहाँ पे टेनिस का। ठीक है, मुक्केबाजी आपका ये आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हैंगर विमान से जो रिलेटेड है, तो दोस्तों जहाज़ है वो किस में यहाँ पे का क्या होगा, तो जहाज़ कहाँ पे रहती है, तो बंदरगाह आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंदरगाह। तो विमान को हम हैंगर, विमान जहाँ पे रखे जाते हैं उसको हैंगर बोलते हैं, और जहाँ पे जहाज़ होते हैं उसको बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो रीजनिंग का है 4, 9, 25, 49, तो ये स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर 9 है, फिर ये 5 का, फिर ये 7 का, ठीक है, 2, फिर 3, 5, 7, 7 के बाद में दोस्तों क्या है, फिर ये 7 के बाद में 11 है। तो दोस्तों ये प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर है। 7 के बाद में प्राइम नंबर हमारा 11 है, 11 के बाद में प्राइम नंबर होता है 13। ठीक है, जो अभाज्य संख्या का पैटर्न बन रहा है और उसका स्क्वायर दिया गया है, तो 13 का स्क्वायर 169 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 169 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, हिना ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। उस तस्वीर में दिखाई देने वाली लड़की के साथ हिना का क्या संबंध है? तो ये तो सिंपल है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माँ आ जाएगा। जैसे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा जो डायग्राम बना के हम इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हिना एक तस्वीर की ओर तरफ इशारा है, जैसे ये तस्वीर है और यहाँ पे हिना है, ठीक है, ये हिना है। तो हिना कहती है कि वह मेरी माँ, तो हिना की माँ कहाँ पे होगी? जैसे ये ऊपर उसकी माँ है, हिना की माँ की इकलौती बेटी खुद हिना ही होगी। तो इस इकलौती बेटी की बेटी, तो हिना की बेटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो ये हिना की बेटी, तो यहाँ पे तो हिना की, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है, तो यहाँ पे ये हिना की बेटी है। तो दोस्तों तो कह रहा है कि उस तस्वीर में दिखाई देने वाली जो ये लड़की है, इसका हिना से क्या संबंध है? तो ये इसकी माँ है, तो माँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो भाई बताओ इसमें, तो 65 61 का वर्गमूल दोस्तों अगर हम यहाँ पे निकालें, लास्ट से 2 2 पेयर यहाँ पे बनाएं तो 8 से जाएगा, 8 8 64। तो इसमें 8 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर 81 ही आ जाएगा। तो आप करके भी देख सकते हो, 1 फिर 6 1 ये जोड़ा आ जाएगा और 8 8 यहाँ पे 16 हो जाएगा और 1 पे ही जाएगा दोस्तों 161, ठीक है। तो यहाँ पे 81 आ जाएगा। 5.9 का क्यूब आपको बताना है। तो भाई दोस्तों बताओ, 5.9 को 3 बार आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो 9 नाम 81 और 81 नामा, वैसे तो 9 सभी में ही है, ठीक है दोस्तों। तो जब आप इनको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका राइट आंसर 59 का क्यूब आपका हो जाएगा। अगर आपको 59 का क्यूब याद है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को मिनट में ही कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो इसको मीन्स 5.9 5.9 5.9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 90 का 110% आपको निकालना है। तो दोस्तों 90 का 110% को हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, तो 2 0 से 2 0 और 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, 2 से 101 संख्याओं के साथ चिन्हित कार्डों को बॉक्स में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया गया। अब उस बॉक्स में से एक कार्ड निकाला जाता है और उस निकाले जाने वाले कार्ड की संख्या के एक पूर्ण घन होने की संभावना का पता लगाना है। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे जो पूर्ण घन जो है आपको बताना है, और यहाँ पे दोस्तों रेंज क्या है? 2 से लेकर 101 तक पूर्ण घन कौन कौन से होते हैं? जैसे यहाँ पे सबसे पहले 1 का क्यूब, 1 का तो है ही नहीं, 2 के बाद में यहाँ पे स्टार्ट करना है। अगर हम 2 का क्यूब करते हैं दोस्तों तो 8 आता है, तो एक तो ये क्यूब है 8, 2 का 3 का क्यूब करेंगे तो 16 आएगा दोस्त। सॉरी, यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे, 3 या 9 या 27, एक आपका ये क्यूब आ जाएगा। 4 का 4 चौक 16 चौक 64 हो गया। 5 का 25 पंजा 125, 125 इसमें इस रेंज में नहीं आ रहा है तो इसको नहीं लेंगे। तो कुल 3 आपके घन है, ठीक है। कुल कितने हैं दोस्तों? 3 है। और टोटल ये नंबर कितने हैं? टोटल 101 में से 2 घटाएंगे तो 99 है। टोटल नंबर, जो टोटल में से जो आपका होता है आउटकम, उसी को ही हम यहाँ पे करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालेंगे तो 3/99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी जो है 3/99 इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों 2 हम यहाँ पे घटाएंगे नहीं, टोटल 2 से लेकर 101 तक जो है टोटल 100 नंबर आपके ये हैं, टोटल 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/100 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 से लेकर 101 तक टोटल 100 नंबर आपके ये हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम सांस लेते हैं, क्योंकि हमने 1 को काउंट नहीं किया दोस्तों इसमें, ठीक है, तो 1 जो है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारे सिर्फ 1 ही घटाएंगे इसमें, तो 2 से 101 3/100 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जब हम सांस लेते हैं तब हमारी छाती फैलने और सिकुड़ने लगती है, गति खालिस्तान का एक उदाहरण तो बताओ किसका है दोस्तों ये? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, कंपन गति होता है, ना कि गोलाकार गति, रैखिक गति, अनुवाद गति, कंपन गति। तो जब हम सांस लेते हैं हमारी छाती फैलने और सिकुड़ने लगती है, गति है कंपन वाली गति। सिरका में मौजूद जो अम्ल होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सिरका में कौन सा अम्ल आपका होता है? तो सिरका में आपका जो अम्ल होता है एसिटिक एसिड। खालिस्तान की कमी से
मानव में खून बहने की बीमारी, तो खून बहने की बीमारी दोस्तों किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, तो खून का थक्का जमने में जो विटामिन के मदद करता है। विटामिन डी से हमें दोस्तों सूर्य की जो रोशनी जो होती है, ठीक है, उससे हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे जिससे हमारी हड्डियाँ वीक हो जाती है अगर विटामिन डी नहीं होगा, तो विटामिन के जो है खून का थक्का जमने में, ठीक है, मदद करता है हमें। नेक्स्ट यहाँ पे रेफ्रिजरेटर को दबाने के लिए, अब ये जो आपका जो मेन जो आपका एग्ज़ाम था एसी और रेफ्रिजरेशन वाला, तो ये पूरा जो थ्योरी आपका से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो जाएगा भाई। बाकी जो 50 क्वेश्चन है वो सभी एग्ज़ाम के लिए जनरल है, ठीक है। 50 जो बच गए वो आपके मीन्स यहाँ पे 40 क्वेश्चन बच गए जो आपके सब्जेक्ट के हैं, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ जाएंगे भाई। तो रेफ्रिजरेशन को या रेफ्रिजरेंट को दबाने के लिए कौन से कंप्रेसर में गियर होते हैं, जिसका कुछ रेफ्रिजरेंट यूनिट में भी उपयोग किया जाता है? तो स्क्रू कंप्रेसर, या फिर आप केंद्रीय कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, परस्पर विरोधी कंप्रेसर। राइट आंसर इसका होगा रोटरी कंप्रेसर। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन को दबाने के लिए जो है रोटरी कंप्रेसर गियर होते हैं, और इसका कुछ रेफ्रिजरेंट यूनिट में भी इसका यूज होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन कंप्रेसर की आयतनीय क्षमता के संबंध में सत्य है? तो यहाँ पे दोस्तों कंप्रेसर जो उसकी आयतनीय जो क्षमता होती है उसके संबंध में सत्य बताना है। तो आयतनीय क्षमता कंप्रेशन अनुपात के समानुपाती होता है, तो ये नहीं होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कंप्रेसर आयतनीय क्षमता कंप्रेसर क्षमता के समानुपाती होता है, तो ये आपका कंप्रेसर क्षमता के समानुपाती, आयतनीय क्षमता कंप्रेसर अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयतनीय क्षमता कंप्रेसर अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कंप्रेसर अनुपात के उल्टा होता है। जिस प्रकार के स्क्रोन कंप्रेस में ऑर्बिटिंग स्क्रोल स्थिर स्क्रोल का एक लचीले पथ पर अनुगमन करता है, तो उसे यहाँ पे क्या कहेंगे भाई? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रेडियली अनुवर्ती। ठीक है, रेडियली अनुवर्ती। तो जो रेडियली अनुवर्ती जो प्रकार का जो स्क्रोन जो प्रेस है उसमें ऑर्बिटिंग स्क्रोल और स्थिर स्क्रोल का एक लचीले पथ पर अनुगमन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रशीतन जो आपके हैं रेफ्रिजरेटर ही हम कह सकते हैं में कंप्रेसर का प्रदर्शन आंतरिक रिसाव और यांत्रिक हानि से संबंधित है। यदि कंप्रेसर में ठंडी गैस का रिसाव होता है तो क्या होता है? तो दोस्तों बताओ क्या होता है? तो इसमें बिजली की खपत बढ़ जाती है और कार्य कुशलता वो हमारी घट जाती है। ठीक है, तो बिजली की खपत बढ़ेगी, कार्य कुशलता है वो आपकी काम करने की कुशलता घटेगी, काम कम करेगा, बिजली की खपत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि कंप्रेसर में या रेफ्रिजरेटर में कंप्रेशन का प्रदर्शन आंतरिक रिसाव या यांत्रिक हानि से संबंधित है और कंप्रेसर में ठंडी गैस का अगर रिसाव हो रहा है तो बिजली ज़्यादा लगेगी और कार्य कुशलता घट जाएगी। किस अजियोट्रोपिक मिश्रण को जियोट्रोपिक मिश्रण कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ। तो नॉन एजियोट्रोपिक जो रेफ्रिजरेशन मिश्रण है, ठीक है, जो नॉन एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेशन मिश्रण है उसको हम जियोट्रोपिक मिश्रण भी कहते हैं। ठीक है, तो नॉन एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट यहाँ पे रेफ्रिजरेटर मिश्रणों में से कौन सा एक रेफ्रिजरेटर के एजियोट्रोपिक मिश्रण से संबंधित है? तो भाई दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा R507A। ठीक है, तो R507A, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रतिशत प्रणाली 17 डिग्री सेल्सियस के बीच विपरीत कार्नोट चक्कर पर काम करती है, तो जिसका COP क्या होगा? तो इसका COP जो है 9.48 आपका होगा, ये आप निकाल सकते हो 9.48। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रेफ्रिजरेंट सिस्टम में डी सुपर हीटर का क्या कार्य है? तो डी सुपर हीटर का क्या कार्य होता है भाई? रेफ्रिजरेटर जो सिस्टम होता है उसमें, तो इसमें जो क्या होता है कि अतितापिक रेफ्रिजरेट के तापमान को कम करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अतितापिक रेफ्रिजरेट के तापमान को कम करना आपका डी सुपर हीटर का यहाँ पे कार्य है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा वाटर कूलर कंडेंसर
जो वाटर कूलर कंडेंसर जो होता है वो उससे रिलेटेड नहीं है। तो प्लेट हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप कंडेंसर या वाष्प सेल कंडेंसर या फिर सेल और कोयल कंडेंसर। तो इसका राइट आंसर होगा जो नहीं है वाष्प सील वाला। ठीक है, तो वाटर कूलर कंडेंसर से संबंधित कौन सा नहीं है, वाष्प सेल कंडेंसर। ठीक है, बाकी सारे हैं प्लेट हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप कंडेंसर और सेल और कोयल कंडेंसर। नेक्स्ट यहाँ पे अगर कंडेंसर में हीट रिजेक्शन फैक्टर 2.3 के बराबर है तो इसका क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे हीट रिजेक्शन फैक्टर 2.3 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, तो कंडेंसर में अगर हीट रिजेक्शन फैक्टर 2.3 के बराबर है तो कंडेंसर द्वारा 2.3 टन ऊष्मा प्रति 1 टन रेफ्रिजरेटर लोड जो इवेपोरेट के द्वारा संचालित होता है उसका त्याग करना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अगला है प्रशीतन प्रणालियों में वाष्पशील कंडेंसर के सीमित उपयोग का क्या कारण है। तो इसका कारण क्या है, स्केल का जमा होना। ठीक है, तो प्रशीतन प्रणालियों में वाष्पशील कंडेंसर के सीमित जो उपयोग का क्या कारण है, जो सीमित उपयोग इसका होता है वाष्पशील कंडेंसर का, तो स्केल का जमा होना। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा 62, किस वाल्व का उपयोग फ्लडेड एवेपोरेट में स्थिर तरल स्तर बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा फ्लोट वाल्व। ठीक है, सोल्टिंग वाल्व, तो इसमें आएगा फ्लोट वाल्व। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा उपकरण फ्लडेड एवेपोरेट में कंप्रेसर पर द्रव पदार्थ को आगे बढ़ने से रोकता है। तो इसका राइट आंसर होगा एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, फ्लडेड एवेपोरेट में कंप्रेसर पर द्रव पदार्थ को आगे बढ़ने से रोकता है। तो किस प्रकार के एवेपोरेट को प्राइम सरफेस एवेपोरेट कहा जाता है। तो प्राइम सरफेस एवेपोरेट जो है दोस्तों किसे कहा जाता है, बेयर ट्यूब एवेपोरेटर को। तो बेयर ट्यूब एवेपोरेटर को। नेक्स्ट यहाँ पे समुद्री प्रशीतक प्रणाली में किस सहायक रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ, समुद्री प्रशीतक प्रणाली में। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन का यूज़ हम समुद्री प्रशीतक प्रणाली में रेफ्रिजरेट का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, ना कि सोडियम क्लोराइड ब्राइन, कैल्शियम क्लोराइड। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन जो वॉल है उसको दोस्तों हम कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वॉल भी कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वॉल। फ्लॉक पॉइंट को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो फ्लॉक पॉइंट क्या होता है बताओ। तो इन दिए गए ऑप्शंस में फ्लॉक पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा तापमान जिस पर तेल में उपस्थित मोम का बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह आपका हो जाएगा एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर तेल में जो उपस्थित मोम का बहना शुरू हो जाता है उसको फ्लॉक पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एसरे मानकों के अनुसार श्रेणी बी रेफ्रिजरेंट का क्या संकेत देता है। तो श्रेणी जो बी रेफ्रिजरेंट है वो किस टाइप का होता है दोस्तों, तो एक विषैला प्रकार का आपका ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन है, किस रेफ्रिजरेंट में शून्य ग्लोबल वार्मिंग की संभावना होती है। तो दोस्तों जो अमोनिया रेफ्रिजरेंट होता है उसमें शून्य ग्लोबल वार्मिंग की संभावना होती है, अमोनिया वाला। तो टेट्राफ्लोरोएथेन में भी नहीं होता, आइसोब्यूटेन में भी नहीं होता, ट्राईक्लोरोफ्लोरीमीथेन में भी नहीं होता। तो अमोनिया जो है दोस्तों जो रेफ्रिजरेंट है उसमें शून्य ग्लोबल वार्मिंग की संभावना होती है। नेक्स्ट यहाँ पे विंडो प्रकार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में अब एसी वाले सारे क्वेश्चन आ गए। तो विंडो प्रकार का जो एसी जो कंडीशनिंग सिस्टम है उसमें किस प्रकार के पंखों का यूज़ यहाँ पे किया जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे आप केंद्रीय जो पंखे हैं इसमें इसका यूज़ किया जाता है, आप केंद्रीय पंखे। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एयर कंडीशनिंग में प्रेरण अनुपात को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो जो प्रेरण जो अनुपात होता है एयर कंडीशनिंग में उसको कैसे परिभाषित किया जाता है। तो प्रेरण जो है अनुपात को कैसे परिभाषित करोगे। तो यहाँ पे प्राथमिक वायु पर कुल वायु का अनुपात, जो भी प्राथमिक वायु जो है
उस पर टोटल जो वायु का अनुपात, ठीक है, टोटल वायु का अनुपात में से जो प्राथमिक वायु होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, एयर कंडीशनिंग प्रेरणा अनुपात हम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आमतौर पर एयर कंडीशनिंग में नलिकाएं बनाने के लिए कौन से सामग्री का यूज़ किया जाता है। तो जो नलिकाएं बनाती हैं तो उसमें कौन सी सामग्री यूज़ करते हैं दोस्तों, तो इसमें करते हैं गाल्वेनाइज्ड जो है स्टील की जो सामग्री, ठीक है, तो गाल्वेनाइज्ड स्टील जो है इसकी सामग्री, इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी नलिका को आकार देने की विधि नहीं है, तो बताओ कौन सी नलिका को आकार देने की विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों चर वेग वाली, ठीक है, समान घर्षण नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो चर वेग वाली जो है नलिका को आकार देने की विधि ये नहीं है, बाकी सारी है। नेक्स्ट यहाँ पे HFC प्रशीतन प्रणालियों में मुख्य रूप से कौन से सिंथेटिक तेल का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों सिंथेटिक तेल हम यूज़ करते हैं HFC जो प्रशीतन जो प्रणाली में, बताओ कौन से जो सिंथेटिक तेल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पोलिएस्टर, ठीक है, तो पोलिएस्टर जो सिंथेटिक तेल का यूज़ हम करेंगे और बाकी ये नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, प्रशीतन सर्किट में तेल का क्या कार्य होता है। तो प्रशीतन सर्किट में तेल का कार्य आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, तो जो तेल का कार्य होता है प्रशीतन सर्किट में, इसका राइट आंसर आपका होगा दोस्तों कंप्रेशर के गतिशील भागों को चिकनाहट प्रदान करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रशीतन के COP निष्पादन गुणांक को परिभाषित करने के लिए सही समीकरण आपको बताना है। तो प्रशीतन के जो COP निष्पादन गुणांक जो है ये किसके इक्वल होता है, COP। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा COP जो किसके बराबर होता है, रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेंट द्वारा अवशोषित ऊष्मा बटे किया गया कुल कार्य है, ठीक है, किया गया कार्य है, रेफ्रिजरेंट द्वारा अवशोषित जो ऊष्मा बटे किया गया कार्य है वो COP के बराबर होता है प्रशीतन का जो COP, जिसको निष्पादन गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रशीतन एवं एयर कंडीशनिंग प्रणाली का कौन सा अवयव एवापोरेट में तरल रेफ्रिजरेंट को वाष्प में बदलने के योग्य बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एक्सपेंशन वोल्व, ठीक है। तो एक्सपेंशन जो वोल्व है वो क्या करता है, जो भी प्रशीतन है और एयर कंडीशनिंग प्रणाली में एवापोरेट में तरल रेफ्रिजरेंट को वाष्प में बदलने के लिए, तो तरल जो रेफ्रिजरेंट को वाष्प में बदलने के लिए यूज़ किया जाता है एक्सपेंशन वोल्व का। नेक्स्ट यहाँ पे प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम के कौन से भाग को फ्लोट वाल्व या केशिका नलियों द्वारा सहारा प्रदान किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बताओ इन दोनों में फ्लोट वाल्व और केशिका नलियों द्वारा सहारा प्रदान किया जाता है कौन से भाग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है आपका थ्रोटल वॉल्व के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे जब एयर कंडीशनिंग सिस्टम द्वारा हवा की नमी को घटाया जाता है तब क्या होता है। तो हवा की जब नमी को घटाया जाता है तो क्या होता है बताओ भाई। तो दोस्तों यहाँ पे हवा का आर्द्रता अनुपात जो है वो क्या हो जाता है, घट जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी आर्द्रता जो है ह्यूमिडिटी है वो आपकी घट जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे कमरे की लोकल जो ऊष्मा जो है 30 किलोवाट है और गुप्त जो ऊष्मा भार 10 किलोवाट है। कमरे का लौकिक ऊष्मा कारक जो है क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर आपका रहने वाला है DX टाइप की AC सिस्टम, ठीक है, DX टाइप AC सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी एयर कंडीशनिंग प्रणाली एक चर गति कंप्रेसर का उपयोग रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को परिवर्तित करने के लिए करती है, जिसके फलस्वरूप बदलती हीटिंग कूलिंग आवश्यकताओं के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाती है। तो इसमें VRV सिस्टम आपका होता है, VRV सिस्टम। तो एयर कंडीशनिंग की जो VRV जो सिस्टम है एक चर गति कंप्रेसर का उपयोग रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है और इसमें जो हीटिंग कूलिंग आवश्यकताओं के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो दोस्तों हमारा है 1-2 AHU की आवश्यकता वाले कॉम्पैक्ट क्षेत्रों के लिए किस प्रकार का AC सिस्टम सबसे उपयुक्त है। तो 1 से 2 AHU की आवश्यकता वाले कॉम्पैक्ट क्षेत्रों के लिए जो कौन से जो AC सिस्टम सबसे जो उपयुक्त हैं, तो इसमें DX टाइप AC सिस्टम, DX टाइप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है जब एयर कंडीशनिंग सिस्टम में डक्ट का काम होता है अथवा जब स्थिर दबाव काफ़ी गिर जाता है
तो किस तरह के पंखे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये आपका। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल जो फ़ैन होता है उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब एयर कंडीशनिंग सिस्टम में डक्ट का काम होता है और जब स्थिर दबाव जो काफ़ी गिर जाता है तो हम सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन का यूज़ हम करते हैं। एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम के एयर डक्ट का आकार 90 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर है या 20 क्यूबिक मीटर पर सेकंड हवा खींचता है, तो डक्ट का माध्य वायु वेग क्या होगा। तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसमें 22.22 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट यहाँ पे किस प्रकार के एयर फिल्टर विभिन्न फिल्टरिंग सिद्धांतों का उपयोग करते हैं और सब माइक्रोनिक ग्लास फाइबर से बने होते हैं। तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे होगा HEPA फ़िल्टर, HEPA फ़िल्टर, ठीक है। तो HEPA प्रकार के जो फ़िल्टर हैं एयर फिल्टर हैं जो कि फिल्टरिंग सिद्धांत का उपयोग करते हैं और सब माइक्रोनिक ग्लास फाइबर से बने होते हैं। HEPA फ़िल्टर, HEPA फ़िल्टर्स। नेक्स्ट यहाँ पे किस पंखे को गैर अति भारित पंखे के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों गैर अति भारित पंखे के रूप में किसको जाना जाता है बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा पीछे की ओर झुका हुआ, ठीक है। तो पीछे की ओर जो झुका हुआ जो आपका होता है पंखा उसको गैर अति भारित पंखे के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो पीछे की ओर झुका हुआ होता है उसको गैर अति भारित पंखे के रूप में जाना जाता है। मोटर्स की सिंक्रोनस गति जिसको बिना भार की गणना करने का समीकरण कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों मोटर्स की सिंक्रोनिंग गति, इसका जो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा भाई बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा S = आवर्ती इंटू 120 बटे मोटर में स्तंभों की संख्या। तो मोटर में जो स्तंभों की जो संख्या टोटल है उसको यहाँ पे आवर्ती इंटू 120 को यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। किससे, मोटर में स्तंभों की संख्या से, वो S के इक्वल आ जाएगा, जिसको सिंक्रोनस गति यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, मोटर सर्किट की शुरुआत में जोड़े जाने वाला वह कौन सा अंग है जो मोटर को शुरुआती उच्च टॉर्क प्रदान करता है अथवा मोटर को पूरे भार के साथ चालू करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टार्टिंग कैपेसिटर। जो स्टार्टिंग जो कैपेसिटर जो होता है वो क्या होता है, मोटर सर्किट की शुरुआत में जोड़ा जाने वाला एक अंग है जो मोटर को शुरुआती उच्च टॉर्क प्रदान करता है और मोटर को पूरे भार के साथ चालू करने में मदद करता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए ऑटोमेटिक कंट्रोल का एक घटक नहीं है। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल का एक घटक कौन सा नहीं है दोस्तों बताओ। तापमान संवेदक या वोल्टेज एम्पलीफायर या फिर इसमें एक जनरेटर या फिर एक प्रतिरोध अनुमान सर्किट। तो इसमें जनरेटर नहीं आएगा दोस्तों, जनरेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जनरेटर नहीं है और बाकी सारे घटक हैं, जनरेटर नहीं है बाकी सारे घटक हैं। कौन सा उपकरण रेफ्रिजरेटर लीक डिटेक्टर नहीं है। तो बताओ भाई कौन सा उपकरण रेफ्रिजरेटर लीक डिटेक्टर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई उच्च तीव्रता पैराबैंगनी लैंप, ये तो है। इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर भी है और हैलिड लीक डिटेक्टर भी है, साइक्रोमीटर आपका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट लीक डिटेक्टर नहीं है वो कौन सा है, साइक्रोमीटर, बाकी सारे आपके हैं। तो ये दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 200+ जो HSSC के प्रीवियस ईयर हम करेंगे अपने इस चैनल पे विद ऑफिशियल आंसर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा और जो भी HSSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट दोस्तों आपको मिलते रहे और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों यहाँ से होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।